हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी पहली बाउंटी कैसे अर्न की और मुझे अपनी पहली बाउंटी कैसे मिली उसके बारे में। हम बात करेंगे कि मैंने कहाँ से सीखना शुरू किया, कैसे सीखा, कौन कौन सी चीज़ों ने मेरे हेल्प की। मुझे बग बाउंटी में मैंने अपनी पहली बाउंटी पाने से पहले कौन कौन सी मैंने चैलेंजेस फेस किए, क्या मैंने इसमें सीखा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप बुक बाउंटी में आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और बहुत सारी लर्निंग्स बुक बाउंटी में आपको मिल सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी जर्नी कि मैंने अपनी पहली बाउंटी कैसे अर्न की है। सो विदाउट ए फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला टॉपिक है वो है हम स्टार्ट कैसे किया मैंने। तो ये बात है नवंबर 2020 की। उस टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा बूस्ट हुआ था, तो लोगों ने बहुत सारा वहाँ पे बग बाउंटी के बारे में पूछना शुरू किया था। बग बाउंटी में जानता था, उसकी थ्योरी जानता था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है वो भी मुझे पता थी। लेकिन मुझे इतना किसी को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें बग बाउंटी में मुझे एक टाइम पे जाना ही है, क्योंकि मैं वेब पेन टेस्टिंग ही सीख रहा था। तो क्यों ना इसमें अभी चला जाए, क्योंकि मेरे पास थ्योरी नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। और अगर बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के मैं इसमें किसी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ तो थोड़ा सा वो सही नहीं रहता है, या फिर जिसमें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको बिना किए किसी को बताना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। तो उस टाइम पे नवंबर 2020 पे मैंने बग बाउंटी की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। उसी टाइम पे सितंबर में मेरी कॉलेज भी स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए दोनों को टाइम मैनेज करना थोड़ा सा इशू हुआ था। लेकिन मैंने इस टाइम पे अपनी स्टार्ट की और नवंबर और दिसंबर में मैंने पूरा अपना बग बाउंटिंग की लर्निंग पर ही फोकस किया, जहाँ पर मैंने रिकॉन सीखा है, बग बाउंटी में रिकॉन कैसे करते हैं, टूल्स कैसे यूज़ करते हैं बग बाउंटी के, और भी बहुत सारी क्या मेथोडोलॉजीज कैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास टारगेट कौन सा, आप स्कोप्स टारगेट में कौन कौन से स्कोप देखने चाहिए, कौन कौन सी कि अगर टारगेट को चूज़ कर रहे हैं आप, कौन कौन सी उसमें पहले चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या क्या है टारगेट, उन सब के बारे में डिटेल ओवरव्यू लिया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारी चीज़ों को एकदम मास्टर किया था, टूल्स वो बहुत जो यूज़ होते हैं उनको भी। तो ऐसे मुझे चीज़ों का पता था। लेकिन उस चीज़ें जो बग बाउंटी स्पेशली होती है बग बाउंटी में, जैसे रिकॉन की प्रोसेस बग बाउंटी में स्पेशली होती है, पहले मैंने रिकॉन से कभी भी पंगा नहीं लिया था वैसे। तो उन सब चीज़ों का क्या है, मुझे सीखना पड़ा बहुत। और नवंबर और दिसंबर में क्योंकि कॉलेज साथ साथ में चल रहा था मेरा, और मुझे कंटेंट भी अपना बनाना पड़ता था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए उसमें मैंने नवंबर और दिसंबर पूरा रिकॉन और इन सब प्रोसेस में निकाल दिया। और साथ साथ में मैं बग बाउंटी भी करता था अलग अलग टारगेट्स पे, लेकिन इतना ध्यान बस जो चीज़ें मैंने सीखी है उनको अप्लाई करने के लिए, ऐसे सेपरेट नहीं है कि हाँ अब बग बाउंटी इस पे करूँगा। तो अब नवंबर और दिसंबर निकल जाता है और आता है जनवरी 2022 में मैंने अपनी मैकडोनल्ड्स को एज ए टारगेट लिया और वहाँ पर बग बाउंटी शुरू की। अब 14 जनवरी को मुझे उसमें बग मिला जो मैंने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद बग बाउंटी के जो रिपोर्ट है उसका रिप्लाई आया मैकडोनल्ड्स की जो बग बाउंटी टीम है उनकी तरफ से, कुछ 15 दिनों में उनका रिप्लाई आया। उसके बाद कन्वर्जेशन हुई, थोड़ा उन्होंने नॉलेज दिया, थोड़ा मैंने सब चीज़ें बताई। उन सब के बाद फाइनली 1 मार्च 2022 को उनका मैसेज आता है, आपका ये जो बग बाउंटी आपने जो हमें रिपोर्ट सबमिट की है उसका बाउंटी रिवॉर्ड आपको दिया जाता है। तो 1 मार्च को मुझे इसके रिपोर्ट का बाउंटी मिली थी। तो ये सब सारी टाइमलाइंस थी, जैसे मैंने बग बाउंटी और उसकी ये जो मैंने रिपोर्ट किया था बग, वो था सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, मतलब एक डाटा लीक हो रहा था। तो ये सब टाइमलाइंस थी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे कैसे ये जर्नी रही। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की कि ये बग था क्या, इसकी थोड़ी टेक्निकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, बग था सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, मतलब कि सेंसिटिव डाटा लीक हो रहा था इसके मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट पर। अब जब मैंने रिकॉन की प्रोसेस की थी तो उस टाइम पे मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल्स और कुछ सब डोमेन्स ऐसे देखे थे जिन मुझे थोड़े सेंसिटिव लगे, और जिनको ओपन करने पे मैं बहुत सारे जैसे लॉगिन पैनल्स देख पा रहा था। कुछ ऐसे लॉगिन पैनल्स थे जो सेंसिटिव थे, और वहाँ पे गिटहब रिकॉन करने पे, और उसे exert.sh रिकॉन भी होता है आप जहाँ पर आप जाकर रिकॉन करते हो, इन सब से मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ और कुछ इंटरनल डाटा जो इंटरनल डायरेक्टरीज़ है उनका एक्सेस कर पा रहा था मैं। तो इन सब को मैंने सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो है रिकॉन का। रिकॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने बाकी सारी वल्नरेबिलिटीज़ है उनका भी टेस्ट किया था, लेकिन रिकॉन में मुझे एक मेजॉरिटी पार्ट है वो बग का रिपोर्ट में उसमें रिकॉन में ही मिल गया था। और बाकी सब जब मैंने इसका स्केल किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे स्केल बाद में बग फाइंड करने पर भी स्केल कर पाया मैं, इसकी जो कहते हैं ना सेंसिटिविटी बढ़ा पाया। लेकिन रिकॉन में बहुत ज़्यादा पार्ट इसका कवर हो गया था, इसलिए रिकॉन किसी भी बग बाउंटी हंटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है और आपको सीखनी मस्ट है। अब बात कर लेते हैं हम चैलेंज की, मुझे कौन कौन सा चैलेंज आई है जब मैंने बग बाउंटी स्टार्ट कर दी और कौन कौन सी चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले चैलेंज वो आया टाइम मैनेजमेंट का,
क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी रहती थी। अपना कॉलेज भी, क्योंकि मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो आपको पता होगा अगर आपने बीटेक की है या फिर आपके कोई आसपास बीटेक करता है, तो एक एज ए बीटेक स्टूडेंट आपकी लाइफ में मतलब कितना स्ट्रेस रहता है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ काम रहता है। तो एक कॉलेज को हैंडल करना, साथ में अपना कंटेंट को भी बनाना, कुछ नया सीखना हर दिन, और बग बाउंटी भी करना, तो इन सब चीज़ों को एक साथ करना मतलब बहुत ही ज़्यादा हेडेक था। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट लग रहा था मेरा कि कौन सा टाइम कहाँ दूँ, कौन सा टाइम कहाँ दूँ। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन तो कॉलेज कवर कर लेता था, क्योंकि क्लासेज होती थी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती थी। आप अगर चाहें तो मेरा रूटीन भी देख सकते हैं, मैंने एक अपना रूटीन भी डाला है, उस पर वीडियो डाला है रूटीन पर, तो आपसे उसको पता चल जाएगा कि कॉलेज मतलब एक मेजोरिटी पोर्शन ले लेती थी। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। अब सेकंड चैलेंज की बात करें तो वो था जंप। मैंने एक जो टारगेट होता है उस पर स्टिक नहीं रहा, मैं जंप करता रहा। जब मैं बता रहा था वो नवंबर और दिसंबर में जब मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट की थी, तो मैं एक टारगेट पे स्पेसिफिक नहीं रहता था, मैं जंप करता रहता था वहाँ पे। मैंने दिसंबर में मतलब बीच में कहीं कहीं पे बग बाउंटी जो मैंने चीज़ें सीखी थी उनको मतलब ट्राई करने के लिए मैं अलग अलग जाता था, और एक टारगेट पर कभी नहीं टिका रहा। मैंने अलग अलग जंप किया करता रहा टारगेट पे। मैं जो टारगेट मुझे मतलब ऐसा लगता था कि इस टारगेट में मतलब 3-4 वल्नरेबिलिटी चेक की, वो नहीं मिली तो मैं जंप कर जाता था कि ये टारगेट वल्नरेबिलिटी है, मैं सारी चेक नहीं करता था। तो ये बहुत बड़ी कमी थी, इसके कारण मैंने बहुत चीज़ें बहुत जगह जंप किया। लेकिन जब मैकडोनल्ड्स पर आया तो मैं स्टिक रहा, मैंने कहा अब तो बस इस पर ही करना है, बिना फाइंड किए ज़्यादा नहीं, और वहाँ पर वर्क भी मुझे सक्सेस भी मिली। इसलिए आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा ये लेसन लेके जाइएगा यहाँ से कि आप अगर किसी को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले टाइम ले लीजिए जितना टाइम लेना है आपको टारगेट को चूज़ करने में। लेकिन अगर आपने टारगेट चूज़ कर लिया है तो उसके बाद उस टारगेट को मत छोड़िए, उसमें आप बग फाइंड कीजिए, तभी छोड़ना है उस टारगेट को, तब तक टारगेट को मत छोड़िए। थर्ड चैलेंज है वो है पेशेंस। अब पेशेंस से मेरा मतलब वो नहीं है कि मेरे मतलब बाउंड्रीज नहीं मिल रही, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, वो कंसेप्शन मेरा पहले से क्लियर था कि टाइम लगता है इन चीज़ों में। लेकिन सबसे बड़ा वो मेरा पेशेंस का वो कारण हो रहा था कि मैं मतलब इसे कर रहा था बग बाउंटी को, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बार बार वही प्रोसेस कर रहा हूँ जो मुझे आती है, इससे अच्छा मैं कुछ नया सीख लूँ। तो उस टाइम पर मुझे ये कन्फ्यूजन हुआ था, जो यहाँ पेशेंस की जरूरत थी। उस बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जो मैंने हर फेलियर देखा है बग बाउंटी में, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो बहुत ज़्यादा आगे काम आएगा मेरे। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आप जब बग बाउंटी करोगे तो ऐसा लग रहा होगा आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, आप वही चीज़ें रिपीटेड कर रहे हैं और बग भी नहीं मिल रहे हैं आपको, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना और देखना है कि ये जो फेलियर्स है इनसे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इससे ये 3 बड़े चैलेंज थे जो मैंने फेस किए हैं। तो इन चैलेंज पर आपको भी ध्यान देना, अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आपके पास हो कम से कम। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने बग बाउंटी से क्या क्या चीज़ें लर्न की है, जो चीज़ें आपको मतलब ध्यान होनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो आपको बग्स डीप में आपको सीखना होगा। मैं क्या सोचता था कि हाँ मैंने बग सीख लिया, पर उसको इतना डीप में अभी नहीं सीखता हूँ। जब बग बाउंटी कर रहा हूँ, पहले बग बाउंटी कर लेते हैं और साथ साथ में सीख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, प्लस कंपनीज थोड़ी सी और अवेयर होने लगी है इन बग्स के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में सीखना पड़ेगा। हर कंपनी ऐसा नहीं है आप सिंपली पेलोड पुट करेंगे और आपको बग मिल जाएगा। उन्होंने फायरवॉल्स रखे हैं, उन्होंने अपना सारा सिस्टम रखा है ताकि आप उसे वो बच पाए। इन बग्स को इजीली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप, हर जगह सिस्टम्स है। तो इसलिए आपको बग्स को थोड़ा डीप में सीखना है ताकि आप भीड़ से थोड़े से अलग हो जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बग्स को सीख रहे हैं तो आप उसे डीप में जाए, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको लिए इन्वेस्टमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा होगा। अब सेकंड लर्निंग भी पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पेशेंस चाहिए होगा। अगर थर्ड लर्निंग की मैं बात करूं तो रिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर बग बाउंटी में आ रहे हैं, रिकॉन ज़रूर से सीखिएगा। कुछ से बग बाउंटी हंटर्स हैं जो कहते हैं रिकॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उनका नॉलेज है और उनका मतलब देखने का नज़रिया, मैं उनको गलत नहीं बताता। लेकिन ज़्यादातर बग बाउंटी हंटर्स हैं उनका रिकॉन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और बग बाउंटी में रिकॉन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी नज़रिए से। और अगर बग बाउंटी कर रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। और एक और लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है राइटअप्स पढ़ना। आप चाहे बग बाउंटी करते हैं, 2 घंटे बग बाउंटी करते हैं, तो 15 या 20 मिनट राइटअप्स पढ़िए कि दूसरे कैसे फाइंड कर रहे हैं, अभी कौन सी चीज़ें बग्स ज़्यादा फाइंड हो रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको एक अलग नज़रिया मिलता है दूसरे के तरीके से सोचने का, और ये आपको बग बाउंटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो लर्निंग्स आई है। तो यहाँ पर अपनी सारी लर्निंग्स और जो मैंने पूरा कवर करना था वो मैंने अपना कवर कर दिया है। बग बाउंटी में मेरी जर्नी थी, जो कैसे मैंने ये फाइंड करने से लेकर अभी तक मतलब कौन कौन सी चीज़ें सीखी है इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं बग बाउंटी पर एक पूरा मतलब कंप्लीट गाइड बनाऊंगी स्टार्ट करने की, हाउ टू स्टार्ट बग बाउंटी इन 2022, जैसे मैंने उस पर बनाई थी कि आप हैकिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग। अगर ऐसा ही मैं एक पूरा कंप्लीट गाइड बनाऊं जिसमें पूरा सब कुछ बताया होगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को कब मैनेज करना है, कौन कौन सी चीज़ें कब सीखनी है, इन सब के बारे में एक डिटेल गाइड बनाऊँ, तो मेक श्योर आप इस
वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं 100 लाइक का, अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं इस पर वीडियो पुट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में इतना, वो पहली बात तो वीडियो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, दूसरा बहुत लंबा होगा तो शूट करने में टाइम जाएगा, एडिट करने में टाइम जाएगा। इसलिए आप इतना, तो मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ तो इतना आप तो दे ही सकते हैं। सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद अनदर योर फ्रेंड्स जो साइबर सिक्योरिटी में है, बग बाउंटी में, उनके साथ शेयर करिए। और 100 लाइक है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद एक शानदार वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम कंप्लीट गाइड के बारे में बात करेंगे। I hope you like this video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe this channel for cybersecurity and ethical hacking. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.